नमस्कार दोस्तों, आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इनऑर्गेनिक लेक्चर सेकेंड है ये आज का पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखने वाले हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग ग्रुप 15 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस 12th क्लास में हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप पढ़ना है, तो ग्रुप 15, 16, 17, 18, 19 नहीं होता है, 18 तक के तत्वों को कवर करना है। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, आपके लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, आपके लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी है। आज से हम गिववे स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को गिववे में पार्टिसिपेट होना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और 12th के लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमको पढ़ना है। 12th में ग्रुप 15, 16, 17, 18 को अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो हेडिंग लगाइए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्पष्ट ना। इससे क्लास 12th में बोर्ड में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 8 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे। और इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमको ग्रुप 15, 16, 17, 18 के बारे में डीपली अध्ययन करना है। प्रत्येक टर्म को कवर अप करना है। तो कोई कहे पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक, इसको डिफाइन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो लेक्चर हमने YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है, शुरुआत में ही डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट से ढूंढ सकते हैं YouTube पर, ठीक है। बहुत ही उम्दा कंसेप्ट बताए, ट्रिक्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हमने सिखाया है, स्पष्ट ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, तो वे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे भाई नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। यदि इसकी विन्यास की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p3, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश किया है, इसलिए ये कहेंगे कि नाइट्रोजन ये किस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा डिफिनेशन लिख सकते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, तो कहिए कि वे तत्व जिनका, लिख लीजिए, वे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश करते हैं, वे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश करते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब रही बात कि हमको 12th में क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप को अध्ययन करना है, क्या है, तो उसका हम टेबल बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कुछ पीरियोडिक टेबल का आइडिया दे रहे हैं। पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन हमारे पीरियोडिक टेबल में इस तरह से है, ठीक है ना। और नीचे ये एलिमेंट्स है, यहां से यहां तक इस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक 11 से ये बात हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पर ये पी ब्लॉक होते हैं, और जो ये नीचे होता है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनाइड, लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स होते हैं, एक्टिनाइड, लेंथेनाइड होते हैं नीचे, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। खैर हमको उतना अध्ययन नहीं करना है 12th क्लास में, हमको पी ब्लॉक में ग्रुप 15, 16, 17 देखना है। तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 के तत्व पी ब्लॉक में शामिल है, ठीक है ना। जैसे ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 में है बोरान, याद करेंगे, ठीक होता है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है ना। ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, स्पष्ट ना। ऐसे ही बोल सकते हैं ग्रुप 14 या 4th ए कह सकते हैं इसको, कार्बन फैमिली। जैसे चंद्रभान सर जनरल साइंस पढ़ाते हैं, तो ये मेरे भाई जो एलिमेंट्स है ग्रुप 14 वाले हैं। ग्रुप 15 की बात करें हम, तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ठीक है ना।
तो ये ग्रुप 15 होते हैं। ऐसे ही ग्रुप 16 में आएंगे ओरिजिनल स्टाइल से टीपो, ठीक है ना। ये ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स है। 17 में है फिर कल बारात आई ऑटोमेटिक या ऑटो से। तो ये है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। और नेक्स्ट होता है 18 हेमा नेहा और करीना के जिरक्स रंगीन, ठीक है ना। तो इसको याद करने का ट्रिक हमने बताया आपको। यहां पर इसका विन्यास लिखिएगा तो 1s2 आएगा। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, लेकिन इसको शामिल किया गया है हीलियम को पी बलक में, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी इन सभी एलिमेंट के साथ मिलता जुलता है, इसलिए इसको पी बलक में शामिल किया गया है। स्पष्ट ना। तो ये हमको पढ़ना कहां से है, ये 11th का पोर्शन है जिसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर लेते हैं। ये 11th का पोर्शन है जिसको हमने केमिकल बॉन्डिंग में कवर किया हुआ है। स्पष्ट ना, उसी में कवर अप कर लिया जाता है। नेक्स्ट यहां से यहां तक 15, 16, 17 और 18 ये क्लास 12th का ये सिलेबस है। इससे बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 15 से, फिर 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे। तो ये आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया गया कि किस किस के बारे में पढ़ना है। ग्रुप 15 में पढ़ेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इन सभी एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे ही ग्रुप 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये जितना भी एलिमेंट्स है, पोलेनियम, इस सब के सब ग्रुप 16 में अध्ययन करना है। इनके कंपाउंड के बारे में अध्ययन करना है, एलोट्रॉप के बारे में अध्ययन करना है। ऐसा ही 17 और 18 को डीपली। यहाँ पर 12th एग्जाम में ओवरऑल व्यू निकाला गया है। ग्रुप 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट हो या आपका जेईई हो या बोर्ड एग्जाम हो, ग्रुप 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 15, 16 इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या बताया आपसे। तो इस सभी ग्रुप को हम लोग एकदम डीपली अध्ययन करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हमारा कंपटीशन और नीट जेईई में भी आसानी से स्कोर कर सके, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहला पढ़ेंगे, इसमें स्टार्ट करेंगे आज ग्रुप 15 वर्ग 15 के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी वाला एलिमेंट्स हेडिंग लगा लिए हैं, सब चीज कर लिए हैं। चलिए तो देखते हैं मेरे भाई ग्रुप 15 के बारे में, वर्ग 15 के तत्व, ठीक है ना। वर्ग 15 के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप GR माने ग्रुप 15, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। स्पष्ट ना। ग्रुप 15 के तत्व कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। ग्रुप 15 के तत्वों को हम लोग निकोजेंस के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप 15 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, निकोजेंस के नाम से भी जानते हैं। निकोजेंस एक ग्रीक वर्ड है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफोकेशन। सफोकेशन मतलब घुटन, घुटन समझ रहे हैं ना, घुटन महसूस नहीं होता है, क्या होता है, दम फूलना, दमा, वही चीज उसका अर्थ होता है, ठीक है ना, निकोजेंस का। स्पष्ट ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जैसे मान लीजिए ग्रुप 15 के तत्व कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। तो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ठीक है ना, एंटीमनी है और बिस्मथ है, Bi बिस्मथ। स्पष्ट ना। इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ये अधातु होते हैं, नॉन मेटल। क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटलवाइड्स होते हैं, मेटलवाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। वैसे ही बिस्मथ जो है मेरे भाई मेटल होता है। तो पी बलक एक ऐसा बलक है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु मतलब सभी प्रकार के एलिमेंट्स प्रेजेंट उपस्थित होते हैं। इस पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि पी बलक एलिमेंट्स, पी बलक में सभी प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं, अर्थात धातु, अधातु, उपधातु तीनों प्रकार के तत्व उपस्थित होते
हैं। अब ये आप ग्रुप 15 के तत्वों के बारे में देख लिए कि नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, ठीक है ना। फिर आर्सेनिक और एंटीमनी मेटल वाइट्स उपधातु है, और बिस्मथ क्या है, मेटल है। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं पी बलक में, धात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण घटता है। और एक बात, ग्रुप 15 के तत्वों को नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है, या इसी को निकोजेंस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो और नाइट्रोजन फैमिली इसको लिख सकते हैं, और करके नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार, क्लियर ना। इसी को हम लोग निकोजेंस के नाम से भी जानते हैं, लिखते हैं हम लोग निकोजेंस, वैसे ही होता है निकोजेंस। निकोजेंस एक ग्रीक वर्ड है, दिस इज ए ग्रीक वर्ड, जिसका अर्थ होता है सफोकेशन। क्या होता है, सफोकेशन। सफोकेशन का हिंदी होता है दम घुटना, दामा, ठीक है ना, जानते हैं ना, ठीक है। तो जितना भी इसमें एलिमेंट्स है, क्लियर ना, तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं थोड़ा सा पॉइजनस नेचर के होते हैं, जहरीले प्रकृति के होते हैं, और इनका जो ऑक्साइड होते हैं, इनके वजह से आपके शरीर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है ना, आपके शरीर में प्रवेश करने से दम घुटना स्टार्ट हो जाता है, सफोकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आया ना। तो इतना बात आप लोग नोट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस क्यों कहा जाता है। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, सफोकेशन, ठीक है ना। इसको हिंदी में लिख सकते हैं घुटन, दमा, स्पष्ट ना। तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट टर्म पर हम जाते हैं ग्रुप 15 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, लिखिए इसको। तो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं ग्रुप 15 के तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका हिंदी होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पष्ट ना। अब ध्यान देना जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किनका किनका, तो ग्रुप 15 के तत्व कौन कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है ना, एंटीमनी और बिस्मथ। इनके जनरल विन्यास की बात करें, पहले विन्यास लिखते हैं। इसका बाबू मेरे परमाणु संख्या 7 होता है, इसका 15 होता है, 33 होता है, ठीक है ना। इसे 18 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा, 32 जोड़िएगा तो इसका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका विन्यास की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो 1s2 2s2 2p 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 s में है और 2 फिर s में, 4 बच गया, 3 तो इसमें, स्पष्ट ना। ऐसे ही इसका लिखेंगे तो ये वाला चीज ध्यान दीजिएगा, 2 है तो इसके जगह पर 3s2 3p3 हो जाएगा। इसके विन्यास की बात करें तो 4s2 4p3। इसके विन्यास की बात करें 5s2 5p3। इसके विन्यास की बात करें 6s2 6p3, स्पष्ट ना। ये बाबू मेरे सेकेंड पीरियड के हैं, किस आवर्त के हैं, सेकेंड आवर्त के हैं। ये मेरे भाई थर्ड पीरियड के हैं, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स है, और ये सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आ रहा है क्या आपको, कंफ्यूजन नहीं है। तो इसका विन्यास हम लोग देखें, स्पष्ट। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा, 2s2 2p3, फिर 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। यहां पर केवल इंक्रीज हो रहा है n के मान में,
कक्ष की संख्या में, ठीक है ना, 2 से 3 4 5 6। तो इसको n मान ले, इस संख्या को, तो n2 को यहाँ पर n संख्या को मान लिए, तो विन्यास इसका क्या हो जाएगा ns2, और इसको भी n माने हैं, तो np सब में 3 3 है, तो 3 3। तो ये है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आया क्या? अब नेक्स्ट टर्म पर हम जाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था को देखेंगे नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों का, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने 11th में रिडक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिस्ट्री, ठीक है ना। उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हर चीज आइडिया दिया गया है। हमने 11th में केमिकल बॉन्डिंग और रिडक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, उस पर यदि कमांड रहे तो हम लोग बार बार रिपीटेशन पढ़ेंगे, माने पी ब्लॉक में जितना भी चीजें आएंगी सब रिपीट किया हुआ चीज आएगी, ठीक है ना। सब भी जो हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं ये सब चीज पढ़ा हुआ है, क्लियर ना। तो थोड़ा सा 11th पर कमांड रहे तो फिर 12th में हम लोग कहीं पर भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। खैर दोबारा आ रहा है तो हम तो रिपीट करेंगे, डीपली पढ़ेंगे करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर रहे हैं। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी बिस्मथ। ध्यान दीजिएगा जरा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है NH2 NP3 के बारे में, है ना पता, कंफ्यूजन नहीं ना। यदि इसके नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, इसका विन्यास लिखे थे 2s2 2p3। यहां पर 2d तो होता नहीं है, 2d होता है नहीं होता है। ये इसके लिए एक बॉक्स, एस के लिए, पी के लिए 3 बॉक्स, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3, 1 2 3। तो ये अपने जो बॉक्स में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है कूद के नहीं जा सकता, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में है, ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता। तो ये बॉन्ड बनाने की क्षमता कितना प्रदर्शित कर सकता है 3, 1 2 3। तो ये हो सकता है 3 को ग्रहण करेगा, 3 को ग्रहण करेगा तो इसका ऑर्बिटल फुल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, या त्याग करेगा तो ये फुल दिखेगा, स्पष्ट ना। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर यदि त्याग करे, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आएगा। त्याग करे तो +3 आएगा, सॉरी, त्याग करे 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो +3 आएगा, ग्रहण करे तो -3 आएगा। मान लीजिए पहले ग्रहण करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा -3 आएगा। मतलब ये नाइट्रोजन किसी कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से जुड़े तो उसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो -3 आएगा, त्याग करेगा तो +3 आएगा। यदि ये 5 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, 5 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे, बस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आइडिया ले लीजिए कि नाइट्रोजन -3 +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। एकदम सेम फास्फोरस वैसा ही है, एकदम सेम आर्सेनिक वैसा ही है, एकदम सेम एंटीमनी वैसा ही है, इसमें कोई संदेह, इसमें वही चीज है, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं है, आगे पीछे लिख दें, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें इन तत्वों का, तो ये सभी तत्व -3 +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर सकते हैं किसी कंपाउंड में, क्लियर। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हमने बताया। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे एटॉमिक साइज। क्या बहू, इसको हिंदी में लिखाने की आवश्यकता नहीं है कि नाइट्रोजन फैमिली के सभी तत्व -3 +3 तथा +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं, आपको दिख रहा है, स्पष्ट ना। चलिए तो नेक्स्ट पर आते हैं हम, नेक्स्ट पर आते हैं एटॉमिक साइज। क्या बच्चों, हाँ एटॉमिक साइज, परमाणु त्रिज्या। नेक्स्ट लिखिएगा
एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार लिखिए, साइज है तो परमाणु आकार। पिछला लेक्चर में हमने बताया है कि डाउन द ग्रुप माने टॉप टू बॉटम, माने ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो सेल की संख्या बढ़ा था ना, माने परमाणु का आकार बढ़ा था। तो हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा अर्थात त्रिज्या बढ़ेगी। तो लिख सकते हैं यहां पर डाउन द ग्रुप माने नीचे आने पर, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज या रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज या बोले रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए हम आते हैं डाउन द ग्रुप, ग्रुप 15 में आते हैं मेरे भाई, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब विमान। तो डाउन द ग्रुप ये ना हुआ, इसको खड़ा लिखे तो ये होगा, तो सबसे बड़ा बिस्मथ, तब एंटीमन, तब आर्सेनिक, तब फास्फोरस। क्यों? क्योंकि इसमें सेल की संख्या कितनी थी, 2 थी, तो ऐसे ठीक है ना। इसमें कितनी थी, 3 थी, 1 2 3, बढ़ रहा है ना साइज। इसमें कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, बढ़ रहा है साइज। इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो लगातार परमाणु की आकार क्या हो रही है, बढ़ रही है, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं। ये ग्रुप जो है खड़ा है, स्पष्ट ना, जगह को मेंशन करने के लिए ऐसे किए हैं, ठीक है ना। लेकिन यही चीज बाबू बोरॉन फैमिली में आ जाए, ग्रुप 13 में आ जाए, 14 में आ जाए, तो ये अपवाद हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, अपवाद हो जाता है, ड्यू टू लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, स्पष्ट ना। तो इसको मिटा रहे हैं, हमको ग्रुप 15 से मतलब है, ठीक है। जैसे कि हम आते हैं ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बोरॉन फैमिली का, ग्रुप 13 का, ग्रुप 13 का कौन कौन है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। याद करने का टेक्निक है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। हम लोग को जनरल बात पता है कि इसमें डाउन द ग्रुप आएंगे, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। लेकिन ये गलत है, सही क्या है, तो सही ये है कि यहां पर बोरॉन के बाद गैलियम आता है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है, उसके बाद इंडियम, थैलियम आता है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज का ये ऑर्डर हो जाएगा, सबसे बड़ा थैलियम, सही बात है, उसके बाद इंडियम, सही बात है, उसके बाद गैलियम इसके अनुसार होना चाहिए, लेकिन एल्युमिनियम होता है, तब गैलियम, तब बोरॉन, स्पष्ट ना। तो ये अपवाद है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा ही मेरे भाई हम ग्रुप 14 ले ले, क्या ले ले, ग्रुप 14 ले ले, ग्रुप 14 ले ले बाबू मेरा। तो ग्रुप 14 में कौन कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और PB है, ठीक है ना। हम लोग को पता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगा, लेकिन ऑर्डर होना चाहिए कि सबसे बड़ा ये, तब ये, तब ये, तब ये, तब ये, सबसे छोटा कार्बन। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका सही साइज का ऑर्डर होता है, सबसे छोटा कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, ये तो सही है, कार्बन, सिलिकॉन सही है, उसके बाद क्या होता है ना, जर्मेनियम, ये भी सही है, यहां तक सही है। लेकिन इस दोनों में ना PB पहले आ जाता है और SN बाद में आ जाता है, सबसे बड़ा SN, तब PB, तब जर्मेनियम, तब सिलिकॉन, तब कार्बन। तो इस चीज को हम लोग को रिकेप करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, स्पष्ट ना। इसी प्रकार एटॉमिक साइज के बाद अब हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। चलिए आयोनाइजेशन एनर्जी, आइए आयोनाइजेशन एनर्जी का जिक्र करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी हिंदी होता है आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, संक्षेप में IE लिखते हैं, ठीक है ना। या इसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा।
अब आप लोग पढ़े हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, पहले इसको हम समझा दें आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, तब इसका हम लोग ट्रेंड देखते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है ध्यान दीजिएगा। जब किसी आइसोलेटेड एटम से, माने अकेले एटम से, गैसीय एटम होना चाहिए, मान लीजिए कोई एटम है, ये आइसोलेटेड माने अकेले, आइसोलेटेड गैसीय एटम है, क्या है ये, गैसीय एटम है, और इसके लास्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, निकालना है, टू रिमूव। कहा भाई, तो इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी लग रहा है ना, इसी एनर्जी को, मतलब इस लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को किसी गैसीय एटम से, आइसोलेटेड गैसीय एटम से इसको रिमूव करना, निकालने के लिए जितनी ऊर्जा ये आवश्यकता हो रही ना, इसी ऊर्जा को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लिख लो मेरे भाई, बोल रहे हैं हम। आयोनाइजेशन एनर्जी को पहले एक बार फिर समझ लो। कोई एटम है, ठीक है ना, और यह एटम आइसोलेटेड है, अकेले है, किस अवस्था में, गैस अवस्था में होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ना तो नहीं निकलेगा। सॉलिड लिक्विड में आ जाए तो नहीं निकलेगा। आइसोलेटेड गैसीय एटम है, और किसी आइसोलेटेड गैसीय एटम के अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की, ये ऊर्जा, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखो, किसी आइसोलेटेड गैसीय एटम के किसी आइसोलेटेड गैसीय एटम के किसी आइसोलेटेड गैसीय एटम के उसके अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहा जाता है, उसी ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहा जाता है। यदि ये ऊर्जा वोल्ट के रूप में दिया जाए ना, तो उसको आईपी माने आयनाइजेशन पोटेंशियल कह सकते हैं, कहते हैं। तो इस डायग्राम को आप नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल एटम के थ्रू लेते हैं, ये समझाने के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा छोटू मेरे भाई। जैसे मान लीजिए कोई एटम ए है, ठीक है ना, और ये गैस अवस्था में है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया, रिमूव हो गया। क्यों, यहां पर एनर्जी दिया गया, इसके अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी गैसियस आइसोलेटेड गैसीय एटम को, किसी आइसोलेटेड गैसीय एटम को उसके धन आयन में, उसके धन आयन में परिवर्तित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, आईई आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। यदि मान लीजिए इससे फिर से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसको गैस अवस्था में होना चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है ना। तो ए पर कोई को चार्ज, 2 प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक निकला हुआ है, फिर और एक इलेक्ट्रॉन इससे निकला, तो ये गैस अवस्था में होना चाहिए। इस जो एनर्जी लगेगा आयनाइजेशन एनर्जी, तो ए पर 3 प्लस हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे, एक ही एटम से निकाला जाए ना, एक ही प्रकार के एटम से निकाला जाए, तो एक हाली में एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर दूसरा हाली में एक ही इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाली में एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होते हैं, ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, ये आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होने लगता है। अब समझ गए मोटा मोटी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ठीक है ना। 11th में एकदम डीपली पढ़ाया हुआ है, फिर हम पढ़ाएंगे आपको जब 11th स्टार्ट करेंगे, तब आप देख सकते हैं वीडियो को।
ठीक है, मिटा रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा। अब आयनाइजेशन एनर्जी में हमको देखना है ऑर्डर नाइट्रोजन फैमिली का, एन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली का। ठीक है, तो नाना पार्टिकल ऐश्वर्य सब बीमार। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान घटता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में जिक्र किया है, नहीं ये साइज के बारे में जिक्र किया है कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। जैसे ही परमाणु का आकार बढ़ेगा ना तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। ठीक है ना, क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का मान घटेगा। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन, तब फास्फोरस, तब आर्सेनिक, तब स्पष्ट ना। लेकिन यही चीज हम लोग को रिकेप करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। किसके लिए भाई, तो हमको ग्रुप 13 के लिए याद करना पड़ेगा। उसमें हम लोग का ऑर्डर क्या है, बैगन, आलू, गाजर, बोरॉन, एल्युमिनियम, कुछ है ना, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, थैलियम, यही चीज है ना, गैलियम। ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑर्डर नहीं होता है। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन का होता है, तब होता है थैलियम का, तब मेरे भाई थैलियम के बाद गैलियम होता है, तब एल्युमिनियम होता है, तब जर्मेनियम होता है। ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा। गैलियम हो गया ना, तो केवल क्या है, इंडियम ना है, इंडियम होता है। ठीक है ना, तो हमारा ये ऑर्डर जिसको याद रखना पड़ेगा, रिकैप रखना पड़ेगा। बोरॉन का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन है, तब थैलियम का, तब गैलियम का, तब एल्युमिनियम का, तब इंडियम का। ये ना कि बोरॉन का तब एल्युमिनियम का, गलत हो जाएगा ऑर्डर। इसी प्रकार हमको ग्रुप 14 वाला ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे भाई। 14 वाला क्या है, तो है मेरे भाई कार्बन, सिलिकॉन, सबसे ज्यादा कार्बन, तब सिलिकॉन, तब उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद पीबी लेड, उसके बाद एसएन। ये बात ध्यान में रहे, ठीक है ना। ये ऑर्डर को रिकेप करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आयनाइजेशन एनर्जी का है, क्लियर। चलिए इतना नोट करिए, हम इसके आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो बच्चों आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, क्या क्या हो सकता, चलो देखिए नेक्स्ट, ठीक है, एलोट्रॉप ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है ना, एलोट्रॉप ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार के अपरूप, ठीक है ना, नाइट्रोजन परिवार के अपरूप। हेडिंग लगाओ, एलोट्रॉप ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, एन फैमिली माने कि नाइट्रोजन फैमिली। ध्यान दीजिएगा, हिंदी होगा इसका नाइट्रोजन परिवार का अपरूप, नाइट्रोजन परिवार का अपरूप। अपरूप क्या है, ठीक है ना, बेसिकली ये चीज आप जानते हैं। अपरूप क्या है, अपरूप नाम ही बता रहा है, किसी का रूप अलग अलग, ठीक है ना, उसी को अपरूप कहते हैं। एक ही चीज और उसका रूप क्या भिन्न भी, उसी को क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। स्पष्ट ना। तो अपरूपता की बात करें बाबू मेरे, तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का की बात करें, अपरूप की, नाइट्रोजन के अपरूप की बात करें तो इसका कोई भी अपरूप नहीं होता है, ठीक है ना। फास्फोरस के अपरूप की बात करें तो इसका बहुत सारा अपरूप होता है, जैसे व्हाइट फास्फोरस, ठीक है ना, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, और होता है ब्लैक फास्फोरस के बाद स्कारलेट फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, ठीक है ना, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस, ठीक है ना। वायलेट एक होता है वायलेट फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस। लेकिन सिलेबस में हम लोगों को केवल पढ़ना है फास्फोरस के अपरूप का,
ये व्हाइट, रेड और ब्लैक। आर्सेनिक के अप्रूप की बात करें तो एक होता है ग्रे आर्सेनिक, ठीक है ना, येलो आर्सेनिक, ब्लैक आर्सेनिक, ठीक है। ऐसे ही एंटीमनी के अप्रूप की बात करें, एलोट्रॉप की बात करें तो येलो एंटीमनी, ब्लैक एंटीमनी, ठीक है ना। एक्सप्लोसिव एंटीमनी, स्पष्ट ना। और बिस्मथ के अप्रूप की बात करें मेरे भाई तो इसका कोई भी अप्रूप नहीं होता है, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में ध्यान दीजिएगा, सिलेबस में हमको केवल फास्फोरस का अप्रूप देखना है। किसका? तो फास्फोरस का। किस कौन कौन? तो व्हाइट, रेड और ब्लैक के बारे में अध्ययन करना है। आगे आएगा ये सभी चीजें, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये आज हम लोग देखें, ये लेक्चर में नाइट्रोजन फैमिली को हमने स्टार्ट किया, ठीक है ना। हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।